स्टूडेंट्स, शुरुआत करते हैं यूनिट 1 की, दैट इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। अपन इसी हिसाब से आगे की तरफ एनसीईआरटी का फुल एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, एक एक लाइन एक एक शब्द पढ़ते चलेंगे और हर जगह पे मैं पूरी तरीके से एक्सप्लेन करता चलूँगा। आपको अगर ज़रूरत लगे तो स्टूडेंट्स तुम लोग साथ साथ में नोट्स बनाते चलना। अगर नोट्स ना बनाने हो तो सबसे अच्छा तरीका मैं बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी के बगल में जितने भी रिवीजन वाले पॉइंट्स उनको साथ साथ लिखते चलना। मेरे साथ साथ जितने भी मैं साथ में लिखाऊंगा तुम उनको साथ में लिखते जाना, ठीक है। और जिस हिसाब से मैं रीडिंग करा रहा हूँ तुमको भी ऐसे रीडिंग करनी है। उसके बाद जब तुम रिवाइज करोगे तो तुमने जो एनसीईआरटी के साथ साथ बगल में लिखा होगा वही तुम्हें रिवाइज करना है और वही 98% वहीं से क्वेश्चन उठेगा। तो आओ हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट यूनिट, दैट इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। देखो इसके ऊपर एक ऑर्गेनिज्म बना हुआ है, ये क्या है अगर पता हो तो बताओ ये क्या है। तो ये है हिप्पोकैम्पस, ठीक है। एनिमल किंगडम में पढ़ाऊंगा हिप्पोकैम्पस के बारे में। तो फाइलम कॉर्डेटा के अंदर क्लास आएगी फिशेस, फिशेस के अंदर मैं पढ़ाऊंगा तुमको, दैट इज एक बोनी फिश होती है हिप्पोकैम्पस। इसे क्या कहा जाता है, सी हॉर्स, तब मैं इसको बताऊंगा। तो अब बात करते हैं दैट इज यूनिवर्सिटी इन द लिविंग, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ठीक। तो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड चैप्टर की इस यूनिट के कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट दे रखा है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ऐसी नहीं दे रखी है, कुछ बातें दे रखी, ना ही इनसे क्वेश्चन आते हैं, तो मैं बहुत नहीं पढ़ रहा हूँ, बस एक लाइन देख लेना। खाली लिखा हुआ है बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेस। तो बायोलॉजी क्या एक साइंस है लाइफ फॉर्म की एंड लिविंग प्रोसेस की। इस तरह से बेटा कई जगह पे बायोलॉजी के बारे में दे रखा है कि बायोलॉजी इसकी डेफिनेशन होती है, बायोलॉजी उसकी डेफिनेशन होती है। तो कई जगह पे लिखा हुआ, तो मैं उनको एक साल लिखा दे रहा हूँ, तो एक दो डेफिनेशंस और लिख लेना। देखो तो देखो क्या क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, बायोलॉजी द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेस, ये टिक कर लेना। एक लिखना बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन, बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। बेटा राइटिंग मेरी थोड़ा सा भी शुरुआत है, मैंने राइटिंग पैड का बहुत यूज नहीं किया है, तो जैसे जैसे अपन आगे पढ़ेंगे मेरी राइटिंग भी आपके साथ इंप्रूव हो जाएगी, तो हम लोग और अच्छे से लिखेंगे, डोंट वरी। तो बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, एक ये लिख लेना डेफिनेशन, ये आगे दे रखी। एक और लिख लेना, बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ, स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। एक जगह इस तरह से दे रखी है, एनसीईआरटी में कई जगह दे रखी है, मैं तुमको सबके सब एक साल लिखाई दे रहा हूं, ठीक है नहीं। एक जगह लिखा हुआ है बायोलॉजी इज द रुको ये लिखना, बायोलॉजी इन, ऐसे है बेटा, बायोलॉजी in essence is the story of लाइफ ऑन अर्थ, यही लिखा हुआ डेटा, यही लिख लेना दो, ठीक है। तो देखो बेटा, तो एक ये हो गया बायोलॉजी द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन की स्टोरी है किनके, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, एक तो ये दे रखी है। दूसरा लिखा हुआ है बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, तो दूसरा ये दे रखा है, और तीसरी ये दे रखी। तो तीन बायोलॉजी की डेफिनेशन अलग अलग जगह पे दे रखी, और भी कई जगह पे दे रखी है, तो मैं मेनली तीन अभी तुम्हें लिखा रहा हूं। तो बायोलॉजी द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन, बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेस। तो तीन बायोलॉजी की डेफिनेशन मिनिमम याद रखना। अब हम लोग चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट, उससे पहले हम साइंटिस्ट के बारे में पढ़ लेंगे, दैट इज अर्नेस्ट मेयर। ये इंपॉर्टेंट है, इन पे क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, आने के चांस भी हैं। जिस पे क्वेश्चन आए होते हैं ना स्टूडेंट्स, उस पे आने के चांस भी बढ़ जाते हैं। अब देखना, इनके बारे में लिखा हुआ है कि ये इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे,
कौन थे स्टूडेंट्स? एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट। तो एक तो ये पॉइंट याद रखना कि बायोलॉजी में उन्होंने एवोल्यूशन ला दिया था, इतने बेहतरीन बायोलॉजिस्ट थे। और क्या लिखा हुआ है? ये है द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। क्वेश्चन आया हुआ है, हु इज द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी? वाज वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम। ये 100 महान साइंटिस्टों में हमेशा इनका नाम आएगा। ठीक, तो ये दो बातें लिख लेना। और इन एक टाइटल से एक उपाधि इनको मिली है, दैट इज द अलेक्जेंडर अगेसिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमराइटस। एमराइटस बेटा उपाधि होती है, ये मेनली एक उपाधि होती है, जैसे पद्म विभूषण, पद्म भूषण भारत रत्न हम लोगों में दिया जाता है, ऐसी एमराइटस उपाधि होती है। और एक साइंटिस्ट के नाम पे इन्हें मिली है, दैट इज अलेक्जेंडर अगेसिस। जैसे नोबेल प्राइज होता है, तो वो नोबेल एक कोई व्यक्ति थे, उनके पे नाम पे रखा गया है। तो ये उपाधि भी इनको एक अमेरिकन साइंटिस्ट अलेक्जेंडर अगेसिस के नाम पे इनको दी गई है। और प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी, ठीक है नहीं, तो इस तरह से पूरा नाम हो गया अलेक्जेंडर अगेसिस, प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमराइटस। ठीक, इन्होंने कई सारी ब्रांचेज में काम किया, जैसे कि ऑर्निथोलॉजी, टैक्सोनॉमी, जूजियोग्राफी, इवोल्यूशन, सिस्टमैटिक एंड हिस्ट्री एंड फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी। ठीक, तो कई सारे पे काम किया था, तो इनको इस ट्रिक से याद रख लेना, शॉर्ट्स। ठीक, एस से सिस्टमैटिक, हिस्ट्री, ऑर्निथोलॉजी, ठीक, टी से टैक्सोनॉमी, ई से इवोल्यूशन और जेड से जियोग्राफी। तो ये याद रख लेना। और देखना, ये आल्सो पॉइंटेड द करंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ ए बायोलॉजिकल स्पीसीज। जो बायोलॉजिकल स्पीसीज आजकल पढ़ते हैं उसकी करंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन भी किसने दी थी? अर्नेस्ट मेयर ने। तो करंटली एक्सेप्टेड बायोलॉजिकल डेफिनेशन दी थी। 7 ब्रांचेज में याद रखना, 7 ब्रांचेज में उन्होंने काम किया था। इन्हें एक टाइटल मिला था, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा जाता है, एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट कहा जाता है। और उन्हें ट्रिपल क्राउन अवार्ड से नवाजा गया था। इन्हें किस अवार्ड से के साथ नवाजा गया था? ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। तो तुमसे पूछा जा सकता है ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी किन्हें मिला था? तो याद रखना अर्नेस्ट मेयर। तो इनको याद कैसे रखोगे? सीबीआई। ट्रिपल क्राउन में 3 क्राउन थे, पहला क्राउन सी, दूसरा बी और तीसरा ई। सी से क्या आता? दैट इज द क्राफोर्ड प्राइज। बी से बाल्जन प्राइज। और आई से इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी। सन भले ही मत याद रख लेना, लेकिन इतना याद रख लेना कि इनके नाम क्या थे? क्राफोर्ड प्राइज, बाल्जन प्राइज और इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी। शॉर्ट सी इस तरह से लिख लेना इनको, सिस्टमैटिक्स, ऑर्निथोलॉजी, टैक्सोनॉमी, ई से इवोल्यूशन और जेड से जियोग्राफी। हिस्ट्री रह गया है तो यहाँ पे सिस्टमैटिक, ऑर्निथोलॉजी और ये हो गया हिस्ट्री। ठीक, तो हिस्ट्री हो गया, सिस्टमैटिक, ऑर्निथोलॉजी, टैक्सोनॉमी, इवोल्यूशन और जियोग्राफी। ठीक है, एक और रह गया फिलॉसफी, तो पी से लिख लेना फिलॉसफी भी। ठीक है, एक पी बढ़ा लेना, दैट इज शॉर्ट पी ऐसे कर लेना, दैट इज फिलॉसफी। ठीक, तो ये सब हो गए क्या? इनके जिस ब्रांच में उन्होंने काम किया। और इन्हें क्या जो सबसे इंपॉर्टेंट उसको ऊपर ही लिख लेना बेटा। क्या लिख लोगे? ये क्या थे? इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे। ये क्या थे? इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे। ठीक है, दूसरा क्या लिख लेना? इन्हें क्या कहा जाता है? डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी कहा जाता है।
ठीक है, इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट कहा जाता है। और क्या एक और लिखना, वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम। 100 महान साइंटिस्ट में इनका नाम हमेशा आएगा। एक लास्ट पॉइंट ही एक और लिख लेना, इसी तरह से इनको बाहर लिख लेना। अगर तुम ये सोचोगे कि तुम इसी में से टिक कर ले रहे हो, रीड कर लोगे, तो शायद वो इतना अच्छा मेथड नहीं है। तुम इनको बाहर लिख कर रहोगे, रिवीजन करते समय तुमने देखा कि हाँ ये पॉइंट ठीक है, आगे बढ़ो। ठीक, क्योंकि ये सारी चीजें याद करना, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है। जो समझाने की चीज थी वो मैंने बता दी है। ठीक, इन्हें को उपाधि मिली थी अलेक्जेंडर। अच्छा, कहाँ जन्म हुआ था, कहाँ PhD डिग्री मिली थी, ये सब ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। ठीक है, अलेक्जेंडर अगेसिस्ट, प्रोफेसर ऑफ जियोलॉजी एमराइटस। ठीक, और ये पॉइंट ही आल्सो pioneered the currently accepted definition of a biological species। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से लिख लेना। अब हम लोग चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज द लिविंग वर्ल्ड। अपन स्टूडेंट्स इस यूनिट में 4 चैप्टर पढ़ेंगे, द लिविंग वर्ल्ड, दूसरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तीसरा प्लांट किंगडम और चौथा एनिमल किंगडम। इन चारों चैप्टर में जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल याद करने हैं। और हर ऑर्गेनिज्म का जैसे जैसे किंगडम पढ़ूंगा या उनकी क्लासेस पढ़ेंगे तो उनका अपने को कैरेक्टरिस्टिक फीचर याद करने होंगे। तो उस वहाँ पे तेरे को क्लियरली दिखेगा ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और ये एग्जाम्पल है, बहुत आसान होगा, टफ नहीं लगता है। लिविंग वर्ल्ड में क्या पढ़ना है ये बहुत कठिन लगता है, तुम सही से पढ़ते नहीं इनको, तो तुम लोग अच्छे से रीडिंग मारेंगे, जितने भी रटने वाले पॉइंट उनको पास में ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, और जितना भी हमें समझने वाला होगा उसको तुम ध्यान से समझ लेना। ठीक है, चला शुरू करते हैं द लिविंग वर्ल्ड में। शुरू में कह रहा है कि हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड, कि हमारा लिविंग वर्ल्ड कितना वंडरफुल है। हमें सेंस ऑफ वंडर आता है इसे देख के। हम जब स्पीसीज को देखते हैं कि एक से एक स्पीसीज और इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी कहाँ नहीं पाए जा रहे हैं, चाहे वो परमाफॉरेस्ट एरियाज में हो, चाहे आर्कटिक एंटार्कटिक एरियाज में हो, चाहे एकदम थर्मल स्प्रिंग वहाँ पे हो, चाहे बात की जाए कि डेसिडुअस फॉरेस्ट हो, चाहे ओशियन हो, फ्रेश वाटर लेक्स हो, चाहे एकदम डिजर्ट कंडीशन हो, वहाँ से भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं। तो ऑर्गेनिज्म कहाँ पे सरवाइव नहीं कर रहा है, हर जगह पे पाया जा रहा है और इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जा रही है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि जब तुम देखते हो किसकी, गैलोपिंग हॉर्स की ब्यूटी, लिखा हुआ द ब्यूटी ऑफ ए गैलोपिंग हॉर्स। गैलोपिंग का मतलब क्या हुआ, सरपट दौड़ने वाला हॉर्स जो बहुत स्पीड में दौड़ता है, उस घोड़े को देखो, उसकी खूबसूरती को देखो। या तुम माइग्रेटिंग बर्ड को देखो, माइग्रेटिंग बर्ड का बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल एक दे रखा है एनसीईआरटी में, इकोलॉजी में। कौन, साइबेरियन क्रेन। ठंड के दिनों में ये राजस्थान में चली जाती, केवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर में उड़ के चली जाती साइबेरियन क्रेन। तो आपने देखा भी होगा साइबेरियन क्रेन को उड़ते हुए कि वो किस तरह से ऐसे बना के उड़ती, इस तरह से। एक आगे होती है, उनमें लीडर होती, फिर पीछे की तरफ इस तरह से बर्ड्स उड़ रही होती हैं। उनको कभी देखना, वो जब जा रही होती लॉन्ग डिस्टेंस तय करती हैं, तो उनकी खूबसूरती देखना, वो कितनी खूबसूरत लगती जाती। आगे कह रहा है द वैली ऑफ फ्लावर्स। रिप्रोडक्शन में भी पढ़ोगे वैली ऑफ फ्लावर्स, किसकी, नीला कुरान स्टोबलेंथस कुंथियाना, 12 साल में एक बार फ्लावरिंग करते हैं। बेहतरीन एग्जाम्पल आपके में दे रखा है। तो वैली ऑफ फ्लावर्स, उनकी खूबसूरती देखिए आप। और द अटैकिंग शार्क, चाहे आप शार्क को अटैक करते देखिए, इवॉक्स ऑफ एंड ए डीप सेंस ऑफ वंडर, और हमारे अंदर डीप सेंस ऑफ वंडर अद्भुत कर देता हमें ये सारी चीजें देखकर। कह रहा है ये सब कुछ क्या है, डाइवर्सिटी तो है। आगे कह रहा है कि ये डाइवर्सिटी, जो ये वाली डाइवर्सिटी, ये सिर्फ आपको ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे नहीं देखती, आपको सेलुलर लेवल पे भी दिखेगी।
आपको टिश्यू, ऑर्गन, इसके अलावा आप ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे, स्पीसीज लेवल पे, बायोम लेवल पे, हर लेवल पे आपको ये डाइवर्सिटी दिखेगी। तो यही कह रहा है कि इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट लिखा हुआ था, इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन among members of population and among population of a community, एक ही पॉपुलेशन के मेंबर के बीच में और कम्युनिटी के अंदर जो पॉपुलेशन पाई जा रही है उनके बीच में जो इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्परेशन होता है, और इवन द मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इनसाइड ए सेल, चाहे सेल के अंदर की डाइवर्सिटी की बात करें, चाहे पॉपुलेशन के मेंबर्स की डाइवर्सिटी की बात करें, चाहे कम्युनिटी के अंदर पॉपुलेशन की डाइवर्सिटी की बात हो, सेल मेक्स अस, हमें डीपली रिफ्लेक्ट करता है कि हम पूछें तुमसे सवाल कि व्हाट इंडीड इज लाइफ, कह रहा है कि जीवन आखिर क्या है, जीवन क्या है। तो यहां पे दो टाइप के क्वेश्चन अराइज होते हैं। पहला क्वेश्चन उठता है व्हाट इज लिविंग, एनसीईआरटी दे रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज लिविंग। दूसरा क्वेश्चन वो पूछ रहा है तुमसे व्हाट इज द पर्पज ऑफ लाइफ, व्हाट इज द पर्पज ऑफ लाइफ। तो पहला पूछ रहा है व्हाट इज लिविंग, लिविंग क्या होते हैं, दूसरा व्हाट इज द पर्पज ऑफ लाइफ। तो पहला क्वेश्चन टेक्निकल है, पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, टेक्निकल है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, फिलॉसफिकल है, दूसरा क्वेश्चन जो है फिलॉसफिकल है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन फिलॉसफिकल है, तो हम इस टेक्निकल क्वेश्चन का आंसर देंगे, फिलॉसफिकल का नहीं, क्योंकि हम साइंस के स्टूडेंट, हमें फिलॉसफी के स्टूडेंट्स नहीं है, तो ये हमारे पर्पज का क्वेश्चन नहीं। हम ये बताएंगे कि लिविंग क्या होता है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, तुम लोग एक बार अच्छे से रीडिंग मार लेना कि दिस क्वेश्चन है टू इम्प्लाइड क्वेश्चन विद इन इट, इसके अंदर दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, टेक्निकल है एंड सीक्स आंसर टू व्हाट लिविंग इज, अपोजिट टू द नॉन लिविंग। एंड द सेकंड क्वेश्चन क्या है, फिलॉसफिकल है, दैट इज इट सेक्स टू व्हाट द पर्पज ऑफ लाइफ इज, ठीक है, कि जीवन का उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है लाइफ का। हम पहले वाले क्वेश्चन का आंसर देंगे, दैट इज व्हाट इज लिविंग। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ कि लिविंग क्या होते हैं, तो काफ़ी अच्छे आंसर स्टूडेंट्स करते हैं कि जो चल फिर लेते हैं, खाना खा लेते हैं, सांसें लेते हैं, ठीक है, जिनके अंदर कॉन्शियसनेस पाया जाता है, जो टेम्परेचर को फील कर सकते हैं, वो सब क्या है, लिविंग है। जिसके अंदर ग्रोथ होती है वो सब लिविंग है। तो जितने भी आंसर बताते हो सब सही है, बस हम लोग उसको टेक्निकल तरीके से अच्छे से पढ़ेंगे। तो तुमसे कह रहा है कि व्हेन वी, देखो एनसीईआरटी क्या करी, व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग, जब मैं लिविंग को डिफाइन करने की कोशिश करता हूं तो वी कन्वेंशनिंग मतलब परंपरागत पुराने तरीकों से लुक फॉर डिस्टिंग विभिन्न करेक्टरिस्टिक, अलग अलग तरीके करेक्टरिस्टिक एग्जिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब मैं लिविंग को डिफाइन करने की कोशिश करता हूं तो उसके करेक्टर्स को रिकॉल करता हूं, जो भी पुराने तरीकों से रिकॉल करता हूं, ठीक है। वो क्या है, तो कह रहा है कि कौन कौन से, दैट इज ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, हम इन्वायरमेंट को सेंस कर पा रहे हैं, बढ़े हुए टेम्परेचर को सेंस कर पा रहे हैं, हम स्वेटिंग करना शुरू कर देते हैं, हम घटे हुए टेम्परेचर को सेंस कर पा रहे हैं, हम शिवरिंग करना शुरू कर देते हैं, एंड माउंट ए सुटेबल रिस्पॉन्स, उसके हिसाब से हम रिस्पॉन्स भी करते हैं, कम टू अवर माउंट। ये सब कैरेक्टरिस्टिक हमारे माइंड में तुरंत आते हैं इमीडिएटली एज ए यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। पर कह रहा है, आगे क्या कह रहा है कि कुछ तुम और फीचर्स को भी ऐड कर सकते हो। वन कैन ऐड ए फ्यू मोर फीचर लाइक मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरेक्ट एंड एमरजेंस टू दिस लिस्ट। तो ये सारी प्रॉपर्टीज को तुम्हें ऐड करना है इस लिस्ट के अंदर। तो मैं फिर से एक लिस्ट बना लेता हूँ। लिस्ट का है कि बनाऊंगा यूनिक फीचर ऑफ, तो यहां पे मैं एक लिख लेता हूं ऐसे, यूनिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यूनिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। पहला फीचर मैं क्या लिखूंगा, दैट इज द ग्रोथ। एनसीईआरटी ने जो जो दे रखे, पहला कौन सा है, ग्रोथ। दूसरा रिप्रोडक्शन, पहला ग्रोथ, दूसरा रिप्रोडक्शन, तीसरा एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट एंड माउंट ए सुटेबल रिस्पॉन्स, यानी कि मैं कह दूं कॉन्शियसनेस, यानी मैं कह दूं कॉन्शियसनेस।
चौथा देखना, चौथा कह रहा है कि और फीचर ऐड कर सकते हो, दैट इज मेटाबॉलिज्म, दैट इज मेटाबॉलिज्म, सेल्फ रेप्लिकेशन, मेटाबॉलिज्म, सेल्फ रेप्लिकेशन। छठा सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। सातवां देखना बेटा, इंटरैक्ट करने की प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो सातवां में लिख दूं इंटरेक्शन, सातवां में लिख दूं इंटरेक्शन। आठवां स्टूडेंट दैट इज द एमरजेंस, आठवीं प्रॉपर्टी कौन सी है, एमरजेंस। तो 8 प्रॉपर्टी दे रखी हैं, हम आठों प्रॉपर्टीज की एक एक करके बात करेंगे और लिविंग को डिफाइन करेंगे, एक्चुअली में लिविंग होता क्या है। तो कौन सी प्रॉपर्टी डिफाइनिंग फीचर की तरह वर्क करेंगे और कौन सी प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक फीचर की तरह वर्क करेंगे, उनको भी हम अलग अलग सेपरेट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आओ बात करते हैं व्हाट इज लिविंग। ठीक है, तो उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी की बात करेंगे दैट इज द ग्रोथ, सबसे पहली प्रॉपर्टी की बात करेंगे दैट इज द ग्रोथ। तो यहां पे एक छोटी सी हेडिंग डाल लेना, ग्रोथ। अब देखना, सुनना ध्यान से, कह रहा है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबके सब क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। ऐसा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं जो ग्रोथ ना करता हो। हम ही इंसानों को देख लें तो एक बेबी की बर्थ होती है, वो छोटा सा होता है, फिर देखते हो धीरे 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 वो बड़ा होता जाता है। और तुमने ध्यान से देखना, तुम अगर 2-3 साल बाद बच्चे को मिले तो अचानक से काफी बड़ा तुम्हें दिखेगा, तुम लोगों के ओ माय गॉड ये तो बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, तो क्योंकि बच्चों में ग्रोथ बहुत फास्ट होती है, तुम देखते हो कि 10-12 साल में उनकी ग्रोथ बहुत हो जाती है एकदम से, और कुछ लोगों में ग्रोथ हार्मोन ज्यादा निकल के उनकी बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाती है। तो ग्रोथ लगातार होती रहती है। ठीक है, और आके लगभग 18 साल पे ग्रोथ धीरे धीरे रुक जाती है, और फिर 25 साल तक थोड़ी बहुत होती है, और फिर ना के बराबर होने लगती है, और धीरे धीरे वो खत्म हो जाती है। अब उसकी लंबाई बढ़ना खत्म हो जाती है। कुछ लोग मोटे हो जाते हैं लेकिन कुछ लोग मोटे भी नहीं होते हैं, तो बस ग्रोथ उनकी वहीं पे आके रुक जाती। तो ग्रोथ मेनली हुई कैसे, तो देखो इधर बेटा, ग्रोथ मेनली हुई कैसे। तो एक तो मैं क्या कह दूं कि नंबर बड़ा होगा, सेल्स का नंबर बड़ा होगा और सेल्स का मास बड़ा होगा, इससे ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हुई होगी। तो सेल का या तो नंबर बढ़े यानी नंबर इंक्रीज करे, या मास इंक्रीज करे, या तो सेल का नंबर बढ़े या सेल का मास बढ़े, या दोनों बढ़ जाए, नंबर भी बढ़ जाए मास भी बढ़ जाए, तो मैं ग्रोथ कह दूं। और देखो ग्रोथ परमानेंट होती है, ऐसा नहीं होगा कि बड़ा हुआ फिर छोटा हो गया, ऐसा नहीं होता है। ग्रोथ परमानेंट प्रॉपर्टी होती है, एक बार अगर बढ़ गया तो बढ़ गया, तो ग्रोथ परमानेंट होती है। और नंबर और मास दो ट्विन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, इसके दो क्या होते हैं, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। किसके बेटा, ग्रोथ के। ठीक, तो ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, एक तो नंबर का बढ़ना, दूसरा मास का बढ़ना। ऐसा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं जिसकी ग्रोथ ना होती हो। अब मैं ग्रोथ बात कर लेता हूं यूनिसेलुलर में और मल्टीसेलुलर में। ठीक है, तो अब बात कर लेता हूं किसकी, यूनिसेलुलर की और मल्टीसेलुलर की। तो यूनिसेलुलर में ग्रोथ कैसे होती है, सेल डिवीजन से। सेल डिवाइड हुई, 1 से 2 सेल, 2 से 4, 8, और यही ग्रोथ होती है। जैसे इकोलाई, मैं इकोलाई को लेबोरेटरी के अंदर ले गया, मैंने देखा उसको, उसकी एक सेल को मैंने देखा, तो एक सेल से क्या हो गई 2 सेल्स। इकोलाई जो होता है लगभग 20 मिनट में डिवाइड करता है, और मैंने 1 घंटे की लेबोरेटरी में छोड़ के चलाया उसको बेहतरीन मीडियम देके। ठीक है, तो मैं देखा 1 घंटे बाद आके मैंने देखा तो वो 1 से 2, 2 से 4 और 4 से उसने 8 सेल्स बना रखी थी। तो 20 मिनट बाद, ये 20 मिनट बाद है। तो जब मैं 1 घंटे बाद लौट के आया तो मैंने क्या देखा कि 1 सेल छोड़ के गया था और कितनी सेल्स बन गई, 8। तो नंबर बढ़ गया ना, तो नंबर का बढ़ना ही ग्रोथ है। तो इसको मैं यूनिसेलुलर में आसानी से देख सकता हूं। तो यूनिसेलुलर में ग्रोथ कैसे होती है, सेल डिवीजन से। अच्छा, यूनिसेलुलर में एक बात और होती है, इनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन का तरीका सेम होता है।
रिप्रोडक्शन भी ये ऐसे ही करते हैं। इनमें सेल डिवाइड हो के रिप्रोडक्शन होता है। इनमें फिजन टाइप का, फ्रेगमेंटेशन, ये जनरली ये दो टाइप के क्या पाए जाते हैं, फिजन यूनिसेलुलर में पाया जाता है। तो फिजन जो होता है मेनली फिजन द्वारा डिवाइड करते हैं जितने भी यूनिसेलुलर, चाहे वो बैक्टीरिया की बात करूं मैं, प्रोटिस्ट्स की बात करूं, चाहे मैं फंगाई में ईस्ट की बात करूं, तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये कैसे डिवाइड करते हैं, सेल डिवीजन द्वारा। तो इनकी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सिनोनिम इवेंट्स होते हैं। ओके स्टूडेंट, अब मैं बात कर लेता हूं किनकी, मल्टीसेलुलर की। तो देखना मल्टीसेलुलर की बात करूं तो इनमें भी सेल डिवीजन द्वारा ही ग्रोथ होती है, सेल डिवाइड होती है और ग्रोथ होती रहती है। ठीक, प्लांट को तुम बढ़ते हुए देखते हो कि प्लांट एकदम से बढ़ता रहता है। पहले उसकी प्राइमरी ग्रोथ होती है, एकदम लंबाई में बढ़ता जाएगा, फिर उसकी सेकेंडरी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। तो पहले वो प्राइमरी ऊपर की तरफ ग्रो करेगा, फिर वो सेकेंडरी इस तरह से ग्रो करना शुरू करेगा, और उसकी ग्रोथ पूरी लाइफ होती है। तुम देखते हो कि पूरी लाइफ प्लांट ग्रो करता है, पहले ऊपर की तरफ बढ़तेगा, फिर इस तरह से बढ़ता जाएगा, रुकता नहीं, बहुत दिन तक वो ग्रो करता है। तो बात समझना कि मल्टीसेलुलर में डिवीजन कैसे होता है, सेल डिवीजन द्वारा ग्रोथ होती है। अगर प्लांट्स की बात करूं तो होल लाइफ ग्रो करते हैं, होल लाइफ पूरी उम्र ग्रो करते हैं, ठीक है नहीं। अगर एनिमल्स की बात करूं मैं तो एनिमल्स एक सर्टेन एज तक ही ग्रो करते हैं, एक सर्टेन एज तक ग्रो करते हैं, उसके बाद एनिमल्स में ग्रोथ नहीं होती है। एनिमल्स में ग्रोथ एक सर्टेन एज के बाद होती है। हो सकता है कि उसके बाद किसी सेल की रिपेयरिंग के लिए, उसके रिप्लेसमेंट के लिए ग्रोथ हो जाए, लेकिन टोटली उसकी ग्रोथ नहीं होती है। तो सेल का रिप्लेसमेंट हो सकता है, सेल की रिपेयर के लिए ग्रोथ कर सकता है, सेल डिवीजन कर सकता है, पर ग्रोथ नहीं होती है उसकी, ठीक है। तो ये तो बात होगी मल्टीसेलुलर की और यूनिसेलुलर की। अच्छा, मल्टीसेलुलर में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों अलग अलग इवेंट होते हैं। रिप्रोडक्शन अलग इवेंट होता है, ग्रोथ अलग इवेंट होता है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं, ठीक है नहीं। तो दोनों अलग अलग इवेंट होते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। अच्छा, मैंने ग्रोथ के बारे में क्या बताया कि या तो मास बढ़े या नंबर बढ़े। तो अगर मास बढ़ने को तुम ग्रोथ कह रहे हो, तो क्या जो माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स के ऊपर मटेरियल का एक्यूमुलेशन होता रहता है, तो क्या वो भी ग्रोथ है। सैंड माउंट, जो टीले हैं, जो उसके सैंड माउंट जो टीले होते हैं, तो बालू के टीले जो होते हैं, अगर क्या उनकी भी ग्रोथ होगी, रेत के टीलों की, ठीक है ना। मान लो उसके ऊपर बालू आके उड़ के पड़ती गई, मान लो ये बालू का टीला था, उसके ऊपर आके बालू पड़ती गई, तो क्या ये भी ग्रोथ है। एक बोल्डर, एक टीला है, मान लो मिट्टी का टीला है, क्या उसकी भी ग्रोथ मान लें, तो क्या वो भी ग्रो करते हैं। तुम क्या कहना चाह रहे हो कि लिविंग के अलावा नॉन लिविंग भी ग्रो करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखना इस चीज को, जो नॉन लिविंग मटेरियल होते हैं, जितने भी नॉन लिविंग होते हैं जिनकी तुम बात बता रहे हो, ठीक, माउंटेन्स, बोल्डर, सैंड माउंट, तो इनकी ग्रोथ मटेरियल के एक्यूमुलेशन से हुई है, तो इनकी ग्रोथ आउटसाइड से होती है, जबकि लिविंग में ग्रोथ जो होती है इनसाइड से होती है। तो लिविंग ग्रोथ इनसाइड से करता है, जबकि जो नॉन लिविंग होते हैं उनकी ग्रोथ आउटसाइड से होती है। तो दैट इज द डिफरेंस कि लिविंग में ग्रोथ इनसाइड से होगी, जबकि नॉन लिविंग में ग्रोथ आउटसाइड से होगी। तो इस चीज का ध्यान रखना कि नॉन लिविंग में ग्रोथ कहां से होगी, आउटसाइड से, या मैं क्या कह दूं, एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल से हो रही है, एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल से हो रही है, जबकि लिविंग में ग्रोथ कैसे हो रही है, इनसाइड से। ठीक, ये स्टूडेंट ध्यान रखना। आओ हम लोग टिक कर लेते हैं, जो मैंने पढ़ाया वही लिखा हुआ, ध्यान से देखना। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगा, जितना एनसीईआरटी में आ रहा है उतना ही पूछा जाता है, उससे एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। 90 में से 88, 89 क्वेश्चन तुमको डिक्टो एनसीईआरटी से पूछेगा, और तो और बहुत सरल क्वेश्चन पूछेगा। तुम दुनिया भर की गाथा पढ़ डालो, सारी बुक्स पढ़ लो, नहीं आने हैं बेटा क्वेश्चन, मान के चलो। तो बेवजह इधर उधर सारी बुक्स और हजारों वीडियो देखने के बजाय किसी भी एक टीचर को, किसी एक चीज को सीरियसली फॉलो करो, और कोशिश करो उसे फॉलो करो जो स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड चले, और क्वेश्चन भी एनसीईआरटी बेस्ड लगाओ। कोशिश करो 10 ईयर लगा लो, 10 साल के क्वेश्चन लगा लो, एनफ है, उन्हीं से तुम्हारा भला होना, उनको बार बार उन्हीं को करो, कुछ भी नया मत करो। आओ, लिखा हुआ है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। मास का बढ़ना और नंबर का बढ़ना
ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। ये दो ट्विन कैरेक्टरिस्टिक, जुड़वा कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ग्रोथ के। ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय सेल डिवीजन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे ग्रो कर रहा है? बाय सेल डिवीजन। इन प्लांट्स दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। उनकी पूरी लाइफ ग्रोथ होती है, ठीक है। जबकि इन एनिमल्स दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू अ सर्टेन एज। जबकि एनिमल्स में क्या होता है कि ये ग्रोथ एक एज तक ही दिखाई देती है। हाउ एवर सेल डिवीजन अकर्स इन सर्टेन टिश्यू। सेल डिवीजन कुछ टिश्यू में हो सकता है टू रिप्लेस लॉस सेल। जो लॉस सेल हैं उनकी रिपेयरिंग के लिए, उनकी रिप्लेसमेंट के लिए, ठीक है। आगे देखो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय सेल डिवीजन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे ग्रो करते हैं? सेल डिवीजन द्वारा। One can easily observe this in vitro culture by simply counting the number of cells। इसको तुम लेबोरेटरी के अंदर इन विट्रो तरीके से भी कर सकते हो, अंडर द माइक्रोस्कोप, ठीक है। आगे ये इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना। कह रहा इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर मुच्युअली एक्सक्लूसिव इवेंट। और ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या होते हैं? मुच्युअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं। किसके अंदर? प्लांट एंड एनिमल्स के अंदर। देखो लिखा हुआ है, वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। तुम एक बात याद रखना कि तुमने बढ़ा हुआ मास से क्या माना है? ग्रोथ। आगे क्या लिख रखा है? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी ग्रो करते हैं। इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज क्राइटेरियन फॉर ग्रोथ, अगर ग्रोथ का क्राइटेरिया में इंक्रीज इन मास मान लूं तो कौन? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी ग्रो करेंगे। एग्जाम्पल कौन कौन से दे रखे हैं? दैट इज द माउंटेन्स, boulders एंड सैंड माउंट्स डू ग्रो। तो इस हिसाब से तो ये भी ग्रो करते हैं, ठीक है नहीं। तो देखो क्या ना कि हाउ एवर दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एक्सहिबिटेड बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल। ये कैसे हो रहे हैं? एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल से ऑन द सरफेस। ये मटेरियल के एक्यूमुलेशन से ग्रो कर रहे हैं। इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कहाँ से होती है? इनसाइड से होती है। ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। इसीलिए ग्रोथ को कभी भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मानते हैं। वो डिफाइन नहीं कर रही लिविंग को, क्योंकि वो नॉन लिविंग में भी प्रॉपर्टी पाई जा रही, इसलिए इसका एक्सेप्शन होने की वजह से कभी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हो पाती। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो सकता है। तो दोनों चीजें में डिफरेंस याद रखना है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर। कैरेक्टरिस्टिक फीचर वो होते हैं जो उसकी पहचान होती है और वो किसी और में भी पाए जा सकते हैं, और हो सकता है लिविंग में भी कुछ में ना पाए जाए। पर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कंफर्म है कि सारे लिविंग में पाए जाएंगे और बिना किसी एक्सेप्शन के, और उसे डिफाइन करेंगे, वो हर हाल में उसके अंदर पाए जाएंगे। दैट इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो ग्रोथ कभी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हो पाती लिविंग ऑर्गेनिज्म। कंडीशंस under which it can be observed in all living organism have to be explained। जिस कंडीशन में तुम इसे ऑब्जर्व कर रहे हो उसे तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एंड देन वी अंडरस्टैंड दैट इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग सिस्टम। ये लिविंग सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक होता है। ए डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो। एक डेड ऑर्गेनिज्म कभी भी ग्रो नहीं करेगा। अब सुनना आगे। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, अब हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी की बात करेंगे, ठीक है। दैट इज द रिप्रोडक्शन। सेकंड की बात करेंगे, दैट इज द रिप्रोडक्शन। यहां पे इसको टिक कर लेना है, इसे हेडिंग डाल लेना, दैट इज द रिप्रोडक्शन। एक की बात कर ली मैंने, दैट इज द फर्स्ट कौन सा था? ग्रोथ। अब बात करेंगे हम लोग रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन के लिए लिखा हुआ है कि इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या होती है? एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। तो रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक फीचर फिर होता है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी अभी भी ये नहीं है। अब सुनना, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन? तो रिप्रोडक्शन का मतलब हुआ है रीप्रोडक्शन। री का मतलब अगेन,
और प्रोडक्शन का मतलब प्रोड्यूस करना, और प्रोड्यूस किसको करना, ऑफस्प्रिंग को, ऑफस्प्रिंग को। तो मैं ऐसे कर दूं, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग। सिमिलर, थोड़ा बहुत सिमिलर भी हो सकता है, थोड़ा बहुत वेरिएशन भी पाया जा सकता है। जनरली ज्यादातर सिमिलर होगा और थोड़ा बहुत वेरिएशन पाया जाएगा, ठीक। तो कह दूं प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग फीचर मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट, ठीक है नहीं, मोर और लेस सिमिलर टू पेरेंट्स, ठीक। तो ये बात किसकी हो गई, रिप्रोडक्शन की। अब सुनो मेरी बात, तो रिप्रोडक्शन के बारे में क्या होगा कि ऑफस्प्रिंग मोर और लेस सिमिलर टू पेरेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, तुमको पता है, दैट इज सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर में दोनों को काउंट किया जाता है, सेक्सुअल को भी और एसेक्सुअल को भी। तो रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। इसके अंदर इतनी ही बात है। इसके अलावा इन्होंने पूरा जो पैराग्राफ भरा हुआ है रिप्रोडक्शन को, उसमें सिर्फ एग्जाम्पल डाल दिए हैं, और ये सारे एग्जाम्पल रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि पहले चैप्टर 12th के फर्स्ट चैप्टर में ये सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, ठीक है नहीं। बहुत सारे दे रखे हैं, मैं फिर भी बता दे रहा हूँ, ठीक है नहीं। इन्होंने एसेक्सुअल के दे रखे हैं कि एसेक्सुअल जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो स्पोर बना के करते हैं, फिजन और फ्रेगमेंटेशन से करते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फिजन से करते हैं रिप्रोडक्शन, जो मल्टीसेलुलर फ्रेगमेंटेशन से करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है कि ईस्ट और हाइड्रा के अंदर बडिंग होती है, ईस्ट और हाइड्रा के अंदर बडिंग होती है। ईस्ट के अंदर कैसे होती है बडिंग, तो ईस्ट के अंदर अनइक्वल बडिंग होती है, हाइड्रा के अंदर इक्वल बडिंग होती है। तो इन दोनों में क्या पाई जाती है स्टूडेंट्स, बडिंग पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा पलनेरिया, पलनेरिया, ठीक, फ्लैट वर्म होता है, ये एक फ्लैट वर्म प्लेटीहेल्मिन्थेस का मेंबर है, ठीक, और एनिमल किंगडम में आता है, और इसके अंदर पाया जाता है ट्रू रीजनरेशन, इसमें पाया जाता है ट्रू रीजनरेशन, ये रीजनरेशन कर लेता है, ठीक, ये बात हो गई। इसके अलावा कुछ यूनिसेलुलर के बारे में दे रखा है, जैसे कि यूनिसेलुलर बैक्टीरिया के बारे में दे रखा है कि बैक्टीरिया हो गया, इसके अलावा अमीबा हो गया, या मैं कह दूं यूनिसेलुलर एल्गी की बात दे रखा है कि ये सब रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, कि इनमें रिप्रोडक्शन ग्रोथ जैसे ही होता है, इनमें ग्रोथ इक्वल टू रिप्रोडक्शन। ये बात तो मैं पहले भी बोल चुका हूं ग्रोथ में कि यूनिसेलुलर होगा तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक जैसा, यानी कि सेल्स का नंबर बढ़ना है, ग्रोथ है भाई, एक रिप्रोडक्शन है। एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल दे रखा है, यहीं पे दे रखा है मेनली, दैट इज फंगाई फिलामेंटस एल्गी, जैसे कि स्पाइरोगायरा फिलामेंटस एल्गी। फिलामेंटस एल्गी का एग्जांपल तुम्हें ना पता हो तो लिख लेना स्टूडेंट, स्पाइरोगायरा दे नहीं रखा है एनसीईआरटी में, उसने खाली फिलामेंटस एल्गी लिख रखा है। फंगाई फिलामेंटस एल्गी और प्रोटोनिमा ऑफ मॉस। मॉस क्या होता है, ब्रायोफाइट, मॉस क्या होता है, ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट में ब्रायोफाइट के मॉस का जो प्रोटोनिमा होता है, आगे पढ़ाऊंगा, प्रोटोनिमा उनके स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो ये सारे के सारे क्या करते हैं, फ्रेगमेंटेशन करते हैं, ये सारे के सारे क्या करते हैं स्टूडेंट, फ्रेगमेंटेशन द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं। तो एग्जाम्पल दे रखे हैं कि फंगाई स्पोर एसेक्सुअल स्पोर्स बनाता है, ठीक है ना, लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे कि ईस्ट और हाइड्रा बडिंग करते हैं, पलनेरिया फ्लैटवर्म कैसे डिवाइड कर रहा है, रीजनरेशन पाया जा रहा है। इसके अलावा फंगाई फिलामेंटस एल्गी प्रोटोनिमा ऑफ मॉस, ये कैसे डिवाइड कर रहे हैं, फ्रेगमेंटेशन से डिवाइड कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक। इसके अलावा जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक जैसे ही इवेंट है। तो ये सारी बात उसने दे रखी है रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल्स में। अब लास्ट में वो कह रहा है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, जैसे कि म्यूल, देखो ये दे रखा दैट इज द, जैसे कि म्यूल्स। स्टाइल वर्कर बीज, वर्कर बीज भी रिप्रोड्यूस नहीं करती हैं। इनफर्टाइल जो स्टाइल ह्यूमन कपल्स होते हैं वो भी रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। तो म्यूल्स हो गया, स्टाइल वर्कर बी हो गया, स्टाइल ह्यूमन कपल हो गया, जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, क्या हम इन्हें लिविंग ऑर्गेनिज्म ना कहें? तो आगे लिख रहा है
कि लिविंग ऑर्गेनिज्म तो हैं पर ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक्सेप्शंस में आ सकते हैं, तो इसलिए रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हैं जिनके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, इसीलिए ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो होता है पर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आओ टिक कर लेते हैं। कह रहा है कि इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन रिफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजनी, यही तो मैंने बोला था, पोजेसिंग फीचर मोर और लेस सिमिलर। अच्छा, री का मतलब अगेन क्यों कहा? क्योंकि जो प्रोजनी आगे प्रोड्यूस कर रहा है उसका खुद का भी तो प्रोडक्शन हुआ है, तो पहले वो प्रोड्यूस हुआ होगा, आगे वो अपनी प्रोजनी को प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज द री प्रोड्यूस कर रहा है, खुद प्रोड्यूस हुआ है आगे फिर से प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज द रिप्रोडक्शन, इसीलिए इसे कहा जाता है रिप्रोडक्शन। कह रहा है कि फीचर मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स इनवेरेबली, ठीक है, एंड इम्प्लिसिटली, बिना किसी संदेह के, स्पष्ट रूप से, इम्प्लिसिटली मतलब बिना किसी संदेह के, बिना संदेह के, और इनवेरेबली मतलब स्पष्ट रूप से, स्पष्ट रूप से बिना किसी संदेह के, वी रिफर टू सेक्सुअल प्रोडक्शन। कह रहा है रिप्रोडक्शन का मतलब मैं क्या समझ रहा हूं यहाँ पे? सेक्सुअल प्रोडक्शन। आगे वाली उस लाइन में यही आगे क्या लिख दिया है? ऑर्गेनिज्म reproduced by asexual means also ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल प्रोडक्शन से भी रिप्रोड्यूस करते हैं। आगे एग्जाम्पल ही सारे बच्चों ने दे रखे हैं, जैसे कि पहला एग्जाम्पल उसने फंगाई का दे रखा है कि फंगाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजीली ड्यू टू द मिलियन ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स दे प्रोड्यूस, ठीक है नहीं, मिलियन ऑफ स्पोर बनाता है, ठीक। आई कह रहा इन लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा वी ऑब्जर्व बडिंग। ईस्ट और हाइड्रा के अंदर क्या पाई जाती है स्टूडेंट्स? बडिंग पाई जाती है। ईस्ट के अंदर क्या होती है? अनइक्वल, और हाइड्रा के अंदर इक्वल बडिंग पाई जाती है। आगे थर्ड एग्जाम्पल क्या दे रखा है उसने? पलनेरिया, पलनेरिया या फ्लैट वर्म वी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन, इसके अंदर क्या पाया जाता है? ट्रू रीजनरेशन पाया जाता है, दैट इज ए फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट द लॉस्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड बिकम ए न्यू ऑर्गेनिज्म। वो अपने लॉस्ट पार्ट को रीजनरेट कर लेता है और नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। आगे एग्जाम्पल दे रखा है फंगाई, फिलामेंटस एल्गी एंड द प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस ऑल इजिली मल्टीप्लाई बाई फ्रेगमेंटेशन। ये सारे के सारे बहुत आसानी के साथ फ्रेगमेंटेशन द्वारा डिवाइड कर लेते हैं। ये सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं। कह रहा when it comes to unicellular organism like bacteria, unicellular algae और amoeba, reproduction is synonyms with growth। reproduction synonyms होता है किसका? growth का, that is increase in number of cells, यानी कि सेल्स का नंबर बढ़ जाना, यही क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो इतना समझ में है। ये सारे क्या दे रखे हैं तुमको? एग्जाम्पल दे रखे हैं। अब आगे क्या कह रहा है? कह रहा वी ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ इज इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन सेल नंबर ऑफ और मास। हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं ग्रोथ को, सेल नंबर का बढ़ना या मास का। हेंस वी नोटिस दैट इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट द यूजेज ऑफ दीज टू टर्म, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ हो रही या रिप्रोडक्शन हम क्लियरली डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अब आगे देखना क्या कह रहा है? कह रहा फर्दर देयर आर मैनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस, म्यूल्स, स्टाइल वर्कर बी, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, ठीक, ये सारे क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। हैंस रिप्रोडक्शन आल्सो कैन नॉट बी ऑल इनक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसीलिए रिप्रोडक्शन कभी भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिज्म की नहीं बन पाता है। ऑफ कोर्स no non-living object is capable of reproducing or replicating by itself, लेकिन कभी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है। नहीं, रिप्रोडक्शन में कुछ एक्सेप्शन है लिविंग के अंदर जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। नॉन लिविंग में कुछ ऐसे लोग हैं जो ग्रोथ कर ले रहे थे, तो ग्रोथ में क्या था? कुछ नॉन लिविंग ग्रो कर पा रहे थे। रिप्रोडक्शन में क्या है? कुछ लिविंग है जो रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से ये दोनों प्रॉपर्टी डिफाइनिंग नहीं हो पाते, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक फीचर बन जाता है। अब नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं, दैट इज द मेटाबॉलिज्म। अब लोग थर्ड प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं, दैट इज द मेटाबॉलिज्म। तो चाहो तो यहाँ पे छोटी सी हेडिंग डाल लेना, दैट इज द मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म। तो अनदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन सा है? मेटाबॉलिज्म। अब देखना,
सुनो, मेटाबॉलिज्म होता क्या, पहले तो ये समझ में आना चाहिए, व्हाट इज द मेटाबॉलिज्म। मैं स्टूडेंट से पूछता भी होता हूँ कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग अलग आंसर्स अपने हिसाब से देते हैं, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म आप समझना, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल्स पाए जाते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, अलग अलग साइजेज के होते हैं, अलग अलग क्लास के होते हैं, उनके फंक्शंस अलग अलग होते हैं, उनके क्लासेस अलग अलग होती हैं, उनकी स्ट्रक्चर, उनका शेप, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस पाया जाता है। और यही मॉलिक्यूल एक से चेंज होकर दूसरे में चेंज होते हैं, दूसरा तीसरे में चेंज होता है। तो मान लो एक ये मॉलिक्यूल है, इसने दूसरे मॉलिक्यूल को फॉर्म किया, दूसरे ने क्या किया, थर्ड को फॉर्म किया, थर्ड ने फोर्थ को, इस तरह से होता गया, पता चला 100 मॉलिक्यूल ने फिर फर्स्ट को फॉर्म कर दिया, ठीक है नहीं। और इसमें से मान लो 98 ने मान लो थर्ड को फॉर्म कर दिया। तो इस तरह से पूरा एक नेटवर्क पाया जाता है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में चेंज हो रहा है या दूसरे का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है नहीं। तो हमेशा ब्रेकडाउन होता रहता है और फॉर्मेशन होता रहता है। तो ये पूरी चेन चलती रहती, मॉलिक्यूल का एक दूसरे में चेंज होना ये क्या कहलाता है, मेटाबॉलिज्म। ये क्या कहलाता है, मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेता हूँ, मेटाबॉलिज्म को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेता हूँ, दैट इज कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन यानी कि टूटना, ठीक। जैसे रेस्पिरेशन के दौरान ग्लूकोज टूटता है और पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन करता है, फिर पायरुविक एसिड टूटेगा एस्टाइल कोएंजाइम में, फिर एस्टाइल कोएंजाइम किस में टूटेगा, CO2 के अंदर। तो देखो ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन होते हैं, पायरुविक एसिड के अंदर 3 होते हैं, फिर इसी तरह से CO2 के अंदर 1 मॉलिक्यूल होता है। तो इस तरह से देखो लगातार 6 मॉलिक्यूल किस में चेंज हो गया, 1 मॉलिक्यूल में। CO2 के 6 मॉलिक्यूल रीच होते हैं, समझ रहे हो। तो एक ग्लूकोज 6 कार्बन के मॉलिक्यूल से 1 मॉलिक्यूल का टूटना क्या कहलाता है, कैटाबॉलिज्म यानी कि ब्रेकडाउन। एनाबॉलिज्म का मतलब क्या हुआ, फॉर्मेशन। एनाबॉलिज्म का मतलब क्या हुआ, फॉर्मेशन, ठीक। फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ, बनना। तो टूटना और बनना दोनों को मिला के क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। जैसे फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि CO2 और वाटर, इन दोनों से क्या बनता है, ग्लूकोज। तो एक कार्बन से कितने, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल बन रहा, तो ये क्या है, फोटोसिंथेसिस क्या है, एनाबॉलिज्म, ठीक है। और जबकि रेस्पिरेशन मेनली क्या होता है, कैटाबॉलिज्म। ओके स्टूडेंट, आगे पढ़ोगे कि रेस्पिरेशन एम्फीबॉलिक वो मैकेनिज्म होती है, ठीक है, वो मैं आगे फिर से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक। और देखो तो ये दोनों को मिला के क्या कह दिया मैंने, मेटाबॉलिज्म। और समझना, जितनी भी लिविंग रिएक्शंस होती वो बिना कैटलिस्ट के नहीं हो सकती। लिविंग की सारी रिएक्शन कैटलिस्ट पर डिपेंड करती है। हमारी बॉडी के अंदर, लिविंग के अंदर जितनी भी रिएक्शन होंगी वो कैटालिटिक होंगी, ठीक है। इन सारी रिएक्शंस को तुम लेबोरेटरी के अंदर यानी इन विट्रो कंडीशन में भी करा सकते हो। तो इन विट्रो में जो लिविंग रिएक्शन हो रही है वो लिविंग जैसी रिएक्शन जरूर है, पर वो लिविंग थिंग नहीं है। अगर इन विट्रो के अंदर मान लो कोई रिएक्शन तुम करा रहे हो, ठीक, कोई भी रिएक्शन करा रहे हो, मान लो CO2 और ठीक बाइकार्बोनेट बनना मान लो, ठीक है। इसको तुम बाहर सेल के बाहर भी करा सकते हो। तो ये लिविंग रिएक्शन जरूर है, मैं इससे डिनाई नहीं कर रहा हूं कि ये लिविंग रिएक्शन जरूर है, पर ये लिविंग थिंग जैसे इसके अंदर, लिविंग चीज जैसे इसके अंदर कोई भी प्रॉपर्टी नहीं पाई जा रही है। लिविंग रिएक्शन जरूर है लेकिन लिविंग जैसी प्रॉपर्टी नहीं पाई जा रही है। इसी वजह से मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को मेटाबॉलिज्म डिफाइन करता है विदाउट एनी एक्सेप्शन, बिना किसी एक्सेप्शन के सबके अंदर क्या पाया जाएगा स्टूडेंट्स, दैट इज द मेटाबॉलिज्म, ठीक है।
देखना क्या दे रखा है, कह रहा है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ केमिकल, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म केमिकल से मिलकर बने हुए। दीज केमिकल स्मॉल छोटे हो सकते हैं, बिग बड़े हो सकते हैं, बिलोंगिंग टू वेरियस क्लासेस, कई क्लासेस से बिलोंग करते हैं। आगे पढ़ाऊंगा एंजाइम्स की 6 क्लासेस होती हैं, अलग अलग साइज के होते हैं, फंक्शंस अलग अलग होते हैं। जब 6 क्लासेस पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा इनके फंक्शंस भी अलग होते हैं। कोई ऑक्सीडेशन कर रहा है, कोई रिडक्शन करेगा, कोई लाइगेशन करेगा, जोड़ने का काम करेगा, कोई मॉलिक्यूलर सीजर की तरह काम करेगा, ठीक है नहीं, तो सबके फंक्शन अब चेंज होंगे। etc are constantly being made and changed into some other biomolecule, लगातार एक में टूटते रहते हैं और दूसरों में बनते रहते हैं। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े छोटे, उनके अलग फंक्शंस होते हैं। दीज कन्वर्जन्स आर केमिकल रिएक्शंस और मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ये सारी कन्वर्जन क्या कहलाते हैं, तो इन्हें केमिकल रिएक्शंस कहते हैं या मेटाबॉलिक रिएक्शन यानी कि मेटाबॉलिज्म। देयर आर 1000 ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस, यहाँ पे 1000 ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, अकरिंग साइमल्टेनियसली, एक साथ होती हैं इनसाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक साथ होती हैं। बी आगे क्या लिखा हुआ, बी द यूनिसेलर और मल्टीसेलर, चाहे यूनिसेलर में हो चाहे मल्टीसेलर में हो, ऑल प्लांट एनिमल फंगाई एंड माइक्रोब एक्सबिट मेटाबॉलिज्म। उसने सबकी बात कर ली, प्लांट्स की, एनिमल्स की, फंगाई की और माइक्रोब्स, ठीक। तो माइक्रोब्स के अंदर यूनिसेलर आ गए, बैक्टीरिया वगैरह ये सब आ गए माइक्रोब्स के अंदर, प्रोटोजोन्स आ गए। तो इन सबको ये सब के सब क्या एग्जिबिट करते हैं, मेटाबॉलिज्म। ऐसा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो मेटाबॉलिज्म एग्जिबिट ना करे। द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। जितनी भी रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो रही हैं ये सब क्या है, मेटाबॉलिज्म। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एक्सबिट्स मेटाबॉलिज्म, कोई ऐसा नॉन लिविंग नहीं है जो मेटाबॉलिज्म करता हो। मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड, डिमॉन्स्ट्रेट मतलब बाहर भी करा सकते हो, आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। डिमॉन्स्ट्रेट मतलब तुम उसको ऐसा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो बाहर, तो मेटाबॉलिक रिएक्शन को डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हो आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम, यानी इन विट्रो कंडीशन में, लैब के अंदर भी इनको तुम करा सकते हो स्टूडेंट, ठीक है नहीं। आई क्या कह रहा है, एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन, जो तुम कहाँ करा रहे हो, लैब के अंदर। Reactions outside the body of an organism performed in a test tube is neither living or non-living, ना तो वो living है ना वो non-living है। Hence while metabolism is a defining feature of all organism without exception, बिना किसी exceptions के। आगे उसने क्या लिखा है, isolated metabolic reactions इन विट्रो और नॉट लिविंग थिंग्स, ये लिविंग थिंग, लिविंग चीज जैसी इनमें कोई चीज नहीं है, बट श्योरली लिविंग रिएक्शन, हाँ लिविंग रिएक्शन जरूर, ये लिविंग जैसी रिएक्शन है पर लिविंग जैसी कोई चीज प्रॉपर्टी इनके अंदर नहीं पाई जा रही। हैंस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जो सेल्स का ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म, ठीक है नहीं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कौन है, मेटाबॉलिज्म और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मेटाबॉलिज्म ही सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो, क्योंकि सेल्स का ऑर्गेनाइजेशन अगर नहीं होगा बेटा जी, अगर सेल्स का ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा बेटा जी, तो बताओ मेटाबॉलिज्म कैसे हो जाएगा। तो सेल्स के ऑर्गेनाइजेशन की वजह से तो मेटाबॉलिज्म पॉसिबल हो पा रहा है। इसी वजह से मेटाबॉलिज्म और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमने 3 प्रॉपर्टी की बात कर ली, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और मेटाबॉलिज्म। अब हम लोग आगे चौथी प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं, दैट इज द कॉन्शियसनेस। चौथी प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं, दैट इज द कॉन्शियसनेस। तो चाहो तो यहां नन्ही सी हेडिंग डाल लेना स्टूडेंट्स, that is consciousness। अब हम लोग बात करेंगे कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होता है कि जो हमारा एनवायरनमेंट, हम उसको सेंस कर सकें और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स कर सकें। जैसे कि
मान लीजिए अचानक टेम्परेचर बढ़ने लगे तो गर्मी बढ़ जाएगी, हमारी बॉडी स्वेटिंग करने लगेगी। अचानक टेम्परेचर कम हो जाए तो हमारी बॉडी तुरंत शिवरिंग, कांपने लगेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये सारी क्या एक्सटर्नल स्टिमुलाई के प्रति हमारे रिस्पॉन्स, ये रिस्पॉन्स फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल किसी तरीके से भी हो सकते हैं और हम अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू इन्हें सेंस कर पाते हैं। अच्छा, प्लांट के अंदर भी रिस्पॉन्ड पाए जाते हैं लाइट को लेके, ठीक है नहीं, चाहे वाटर की बात करूं, चाहे लाइट को लेके हो, ठीक, टेम्परेचर को लेके हो, अदर ऑर्गेनिज्म की ऑर्गेनिज्म को हो, चाहे किसी और चीज को लेके हो, इन सब को लेके भी क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। कौन? स्टूडेंट्स, प्लांट्स, ठीक है। तो ये बात हो गई क्या, कॉन्शियसनेस की, ठीक है। जैसे कि सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, तो सीजनल ब्रीडर्स में क्या होता है कि फोटो पीरियड ये बहुत इफेक्ट करता है। जैसे मैंने पहले भी बोला था कि जैसे जो लाइट का फोटो पीरियड का मतलब क्या हुआ कि लाइट का ड्यूरेशन कितनी देर रह रहा है, कितनी देर दिन का ड्यूरेशन रह रहा है। आगे पढ़ाऊंगा कि कुछ दो टाइप के प्लांट होते हैं, लॉन्ग डे प्लांट एंड शॉर्ट डे प्लांट, और कुछ डे न्यूट्रल प्लांट भी होते हैं, ठीक। लॉन्ग डे प्लांट्स को लाइट ज्यादा चाहिए होती है, यानी कि मेनली गर्मियों के अंदर फ्लावरिंग करते हैं। शॉर्ट डे प्लांट जो होते हैं मेनली कब फ्लावरिंग करते हैं, जब उनको कम लाइट मिले, ठीक, यानी जब ठंड के सीजन होता है तब ड्यू न्यूट्रल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ रहे हो। तो शॉर्ट डे प्लांट की बात होगी। लॉन्ग, ये कैसे, ये लाइट को डिटेक्ट कर पा रहे हैं, यानी लाइट को सेंस कर पा रहे हैं, यानी इनके अंदर कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी पाई जा रही है। तो हर ऑर्गेनिज्म जो भी उसके अंदर लाइट या केमिकल या किसी की भी एंट्री होती तो उसको सेंस कर पा रहा है, यही उसको यूनिक बनाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग से। तो कॉन्शियसनेस एक प्रॉपर्टी पाई जा रही है। अब सुनो, कॉन्शियसनेस एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। कोई ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं जिसके अंदर कॉन्शियसनेस ना पाई जाए। वो अपने इन्वायरमेंट को सेंस को फील कर पाता है और उसी के हिसाब से वो रिस्पॉन्ड भी करता है। एक एग्जांपल जरूर याद रखना कि फोटो पीरियड, सीजनल ब्रीडर में फोटो पीरियड इफेक्ट करता है उन्हें, ठीक है। आ जाओ, टिक कर लेते हैं, देखो क्या लिखा हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट, कि परहैप्स, शायद द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर, तो सबसे ऑब्वियस मतलब सबसे जरूरतमंद एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द एबिलिटी टू सेंस देयर एनवायरनमेंट और सराउंडिंग and respond to these environmental stimuli which could be physical, chemical और biological। ये फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है और बायोलॉजिकल भी हो सकता है। जैसे कि प्लांट के अंदर मूवमेंट पाए जाते होंगे, तुमने देखा होगा सनफ्लावर जो होता है सन के हिसाब से घूमता रहता है। तो सनफ्लावर में किस तरह का मूवमेंट पाया जाता है स्टूडेंट? दैट इज द थिग्मोप्लास्टिक मूवमेंट। नो, हेलियोट्रॉपिज्म मूवमेंट, याद रखना, गलत मत करना। हेलियोट्रॉपिज्म मूवमेंट पाया जाता है किसमें? सनफ्लावर में। ये सनलाइट के हिसाब से घूमता रहता है। अगर तुमने सनफ्लावर के कहीं पे खेत देखना तो सन के हिसाब से सनफ्लावर घूमता रहता है, इसीलिए उसका नाम सनफ्लावर है। और उसमें मूवमेंट कैसा होता है? हेलियोट्रॉपिज्म, यानी वो एनवायरनमेंट में सन रेज को सेंस कर पा रहा है। अच्छा, छुई मुई को देखा होगा तुमने, जिसे कहा जाता है मिमोसा पुटिका, ऐसे वो कहते हैं टच मी नॉट, ठीक। इसके अंदर किस तरह का इसमें पाया जाता है? थिग्मोनेस्टिक मोमेंट। ठीक, तो ये सारे क्या है? सेंस ही तो है, एनवायरनमेंट को सेंस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी पाई जाती है, ठीक। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि वी सेंस अवर एनवायरनमेंट to our sense organs. Plant respond to external factor like light, water, temperature, other organism, pollutants। जैसे एग्जाम्पल कौन है? लाइकेन,
लाइकेन ज्यादा पोल्यूशन में ग्रो नहीं करता है। मेनली किसको डिटेक्ट करता है? SO2 को, सल्फर डाइऑक्साइड को डिटेक्ट कर लेता है। कौन? लाइकेन। लाइकेन किसका एग्जांपल है? मोचुलिज्म का, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का। लाइकेन में कौन कौन पाया जाता है? एल्गी और फंगाई। एल्गी क्या करता है? खाना बनाता है। फंगाई का मेन काम क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स को, यानी कि जैसे कि मेनली नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके एल्गी को देना, ठीक, और मेनली SO2 को वो डिटेक्ट कर लेता है। ETC, all organism from the prokaryote to the most complex eukaryote can sense and respond to environmental cues. environmental cues को क्या कर पाते हैं? सेंस कर पाते हैं। फोटो पीरियड इफेक्ट, रिप्रोडक्शन, सीजनल ब्रीडर। सीजनल ब्रीडर का एग्जाम्पल नॉन प्राइमेट मैमल। सीजनल ब्रीडर का एग्जाम्पल है। कंटिन्यूअस ब्रीडर कौन होते हैं? प्राइमेट। देर रखा तुम्हारी एनसीईआरटी के अंदर रिप्रोडक्शन वाले में, तो उनको कौन इफेक्ट करता है? फोटो पीरियड, ठीक है। बोथ प्लांट एंड एनिमल, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल्स की बात हो। ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल एंटरिंग देयर बॉडी। हर एनिमल अपने अंदर, हर ऑर्गेनिज्म अपने अंदर आने वाले केमिकल को हैंडल कर पाता है। All organism therefore are aware of their surrounding. हर ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग के लिए अवेयर है। ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, जो खुद के लिए अवेयर है। इसीलिए उसमें कौन सी प्रॉपर्टी पाई जा रही है? दैट इज द सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस प्रॉपर्टी तो हर किसी के अंदर पाई जा रही है, पर सेल्फ कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी किसमें पाई जा रही है? सिर्फ ह्यूमन बीइंग के अंदर। वो सेल्फ कॉन्शियस है, खुद को लेके बहुत कॉन्शियस रहता है, ठीक है। अब देखना, कह रहा है कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कह रहा है कि कॉन्शियसनेस क्या है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी किसकी? लिविंग ऑर्गेनिज्म की। आगे वो तुमसे फिर एक क्वेश्चन पूछ रहा है। वो कह रहा है कि मुझे तुम बताओ कि एक पेशेंट जो कोमा के अंदर है, जिसका ब्रेन डेड है, जिसका लंग्स और हार्ट मशीन के थ्रू वर्क कर रहा है, जिसके वाइटल ऑर्गन मशीन से काम कर रहे हैं, क्या उसे हम लिविंग कहें या डेड कहें? वो तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सही मायने में इसका आंसर है कि ना तो वो लिविंग है ना वो डेड के अंदर, तो उसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, ना तो लिविंग के अंदर ना तो नॉन लिविंग के अंदर है। उसकी रिकवरी के चांस बहुत कम होते हैं कि वापस से वो लिविंग में लौट पाए, ठीक है। तो इसका आंसर ये है कि उसे हम ना तो लिविंग में डिफाइन कर सकते हैं ना तो ही नॉन लिविंग के अंदर। तो मैंने अभी तक तुम्हें दो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, पहली मेटाबॉलिज्म या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी कॉन्शियसनेस, दो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बता दी। चार कैरेक्टरिस्टिक फीचर बता दिए, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस कहां पाई जा रही है? ह्यूमन बीइंग के अंदर, ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ, कह रहा व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन बीइंग इट ऑल द मोर डिफिकल्ट टू डिफाइन द लिविंग स्टेट। लिविंग स्टेट को डिफाइन करना और डिफिकल्ट हो जाता है। वी ऑब्जर्व पेशेंट लाइंग इन कोमा इन हॉस्पिटल्स वर्चुअली सपोर्टेड बाय मशीन्स, जो मशीन के सपोर्ट पे काम कर रहा है, विच रिप्लेस हार्ट एंड लंग्स, जिसके हार्ट और लंग को रिप्लेस कर दिया गया। द पेशेंट इज अदरवाइज ब्रेन डेड, पेशेंट अदरवाइज ब्रेन डेड है। द पेशेंट हैज नो सेल्फ कॉन्शियसनेस, पेशेंट के पास कोई भी सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है। आर सच पेशेंट हु नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ, लिविंग और नॉन लिविंग। तो कह देना कि हम इसके बारे में नहीं कह सकते कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। अगर वो रिटर्न आ जाता है, कोमा से वापस आ जाता, तो भले ही मैं उसे कह दूँ वो लिविंग है, लेकिन तब तक वो नॉन लिविंग के जैसा ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। तो मेनली मैंने चार प्रॉपर्टीज के बारे में तुमसे बात कर ली है, एक ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस। मेटाबॉलिज्म में ही सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात हो गई। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। कितनी? चार हो गई। पांचवा, यहां चाहो तो हेडिंग डाल लेना, इंटरेक्शन, और इसी में इमरजेंस प्रॉपर्टी की बात कर लूंगा। अब वो कह रहा है कि जो तुम टिश्यू देख रहे हो, मान लो ये कार्डियक टिश्यू है, हार्ट का टिश्यू, ठीक। तो जो टिश्यू तुम देख रहे हो, ये उसके अंदर टिश्यू किससे मिलके बना होगा? बहुत सारी सेल्स हैं।
तो बहुत सारे सेल से सिर्फ मिल जाने से टिश्यू नहीं बना है, सेल आपस में इंटरेक्शन कर पा रही हैं, सेल आपस में इंटरेक्ट कर पा रही हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर पा रही हैं, तभी वो टिश्यू की तरह वर्क कर पा रहा है। मान लो स्टूडेंट्स, आप जैसे किसी कंपनी का, जैसे मान लो मैं बात करूं कोई क्रिकेट टीम की बात कर लेता हूं, ठीक है नहीं, जैसे आरसीबी की बात कर लेता हूं, ठीक है नहीं, तो आरसीबी में देखा होगा इतने सारे प्लेयर्स हैं, ठीक है नहीं, तो आरसीबी की प्रॉपर्टी उनके सिर्फ प्लेयर की वजह से नहीं है, उनकी खेलने की वजह से भी। वो इतना बुरा खेल रहे हैं कि हर बार हार जा रहे हैं, ठीक है। तो आरसीबी का नाम सिर्फ उनके प्लेयर नहीं, उनके प्लेयर के इंटरेक्शन की वजह से होगा। जैसे धोनी का नाम आता है कि धोनी की वजह से वो क्या होता है कि जिस टीम में रहता है उसका इतना बेहतरीन तरीके से सब चीजें सेट करता है कि उसकी टीम ज्यादातर जीत जाती है। यानी कि प्रॉपर्टी सिर्फ किसी चीज के अंदर खड़ी कर देने से नहीं होता, बल्कि उसका इंटरेक्शन से होता है कि किस तरह से इंटरेक्ट हो रही है। तो टिश्यू सिर्फ सेल के जुड़ने से नहीं बन गया कि 4 सेल लाके जोड़ दी तो वो टिश्यू बन गया, नहीं साहब, वो टिश्यू इंटरेक्ट करना चाहिए। अगर मैं हार्ट ले आऊं, लीवर ले आऊं, किडनी ले आऊं, मसल, बोन सब इकट्ठा कर लूं, मैं कह दूं कि एक ऑर्गेनिज्म तैयार हो गया, तो नहीं, वो आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। जब तक वो इंटरेक्ट करेंगे नहीं तब तक ऑर्गेनिज्म नहीं कहलाएगा। तो ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी किस वजह से है? क्योंकि सारे जितने भी ऑर्गन सिस्टम है, मैं ह्यूमन बीइंग की बात कर लूं तो ह्यूमन बीइंग के अंदर सारे के ऑर्गन सिस्टम वर्क कर रहे हैं, तभी तो ह्यूमन की तरह एज बिहेव कर रहा है वो। अब जितने भी ऑर्गन सिस्टम है वो क्यों वर्क कर पा रहे हैं? क्योंकि ऑर्गन सिस्टम के अंदर जितने ऑर्गन है वो सब एक साथ वर्क कर पा रहे हैं, वो सब एक साथ मिलजुल के काम कर रहे हैं, तो पूरा ऑर्गन सिस्टम वर्क कर रहा है। अब कोई भी ऑर्गन तब वर्क कर पा रहा है जब उसके अंदर पाए जाने वाले सारे टिश्यू एक साथ प्रॉपर्टी लेके आ रहे हैं, और टिश्यू तब काम कर पा रहा है जब सारी सेल्स एक साथ इंटरेक्ट कर रही हैं। ठीक, जिस चीज की जरूरत है, जैसी डिमांड उस तरह से वर्क कर रही है, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू। यानी कि ये सब इंटरेक्शन की वजह से हो पा रहा है। अच्छा, ये इंटरेक्शन की प्रॉपर्टी सिर्फ लिविंग के अंदर पाई जाती, नॉन लिविंग के अंदर नहीं पाई जाती। ऐसा नहीं हुआ कभी कि पंखे की लाइट चली गई हो तो फ्रिज बोली हो कि लाओ चलो तुम थोड़ी देर मेरी लाइट ले लो, ठीक है नहीं, तो ऐसा नहीं होता है। इन नॉन लिविंग में ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती, कोई इंटरेक्ट करें एक दूसरे से। जो चीज़ तुम जहां जैसी रख जाओगे तुमको वहां वैसी ही मिलेगी, लेकिन लिविंग आपस में इंटरेक्शन करते हैं, ठीक, उनमें इंटरेक्शन की प्रॉपर्टी पाई जा रही है, ये उन्हें अलग करता है दूसरों से, ठीक है नहीं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ इन हायर क्लासेस यू विल कम टू नो दैट ऑल लिविंग फिनोमेना आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरेक्शन। जितने भी लिविंग फिनोमेना है वो किस वजह से हो पा रहे हैं? क्योंकि उनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स। टिश्यू की प्रॉपर्टी सिर्फ सेल में नहीं पाई जा रही, बट अराइज एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन, वो उनकी इंटरेक्शन की वजह से अराइज हुई है। अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स, सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट के इंटरेक्शन की वजह से टिश्यू की प्रॉपर्टी निकल के आई। सिमिलरली प्रॉपर्टीज ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेल्स आर नॉट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट। जो ऑर्गेनल की प्रॉपर्टी है, ठीक, वो सिर्फ मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स में नहीं प्रेजेंट, बल्कि ऑर्गेनल के आपस में इंटरेक्शन की वजह से ऑफ द ऑर्गेनल, बट अराइजेज एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शंस among the molecular components। molecular component आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तभी सेल की प्रॉपर्टी निकल के आई है। comprising the organelle, ठीक है नहीं, जिसके अंदर ऑर्गेनल पाए जा रहे हैं। आगे क्या कह रहा है? these interactions result in emergent properties। एक एमरजेंट, एक बाहर निकली हुई एक विशेष प्रॉपर्टी के तौर पे निकलती है, और इसी प्रॉपर्टी को एमरजेंट प्रॉपर्टी कहा जाता है। इंटरेक्शन की वजह से एक विशेष प्रॉपर्टी बनती है, एक अलग प्रॉपर्टी बनती है, जिसे क्या कहते हैं? एमरजेंट प्रॉपर्टी एट ए हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे एक नई प्रॉपर्टी निकल के आती है इंटरेक्शन, दैट इज द एमरजेंट। इसी को एमरजेंस भी कहते हैं। दिस फिनोमेनन इज ट्रू इन हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्सिटी एट ऑल लेवल्स। कह रहा है ये हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्सिटी हर लेवल पे। हायरार्की कैसे होती? देखो तक हायरार्की कैसे बनेगी स्टूडेंट, देखना इधर ना, देखो सेल आपस में इंटरेक्ट करी होंगी, पूरा बनाता हूं। देखो
मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट करे होंगे फिर ही तो ऑर्गेनल अपनी प्रॉपर्टी शो कर पाया होगा। ऑर्गेनल्स आपस में इंटरेक्ट किए होंगे तभी सेल प्रॉपर्टी शो कर पाया होगा। सेल्स इंटरेक्ट किए होंगे तभी टिश्यू बन पाया होगा। टिश्यू इंटरेक्ट किए होंगे तभी ऑर्गन बन पाया होगा। ऑर्गन इंटरेक्ट किए होंगे तभी ऑर्गन सिस्टम बन पाया होगा। ऑर्गन सिस्टम इंटरेक्ट किए होंगे तभी ऑर्गेनिज्म बन पाया होगा। ठीक, ऑर्गेनिज्म के इंटरेक्ट होने की वजह से क्या बन पाई है बेटा? पॉपुलेशन बन पाई है। ठीक, पॉपुलेशन के इंटरेक्ट की वजह से क्या बन पाता है? कम्युनिटी। दैट इज द कम्युनिटी। कम्युनिटी के इंटरेक्शन की वजह से पॉपुलेशन इंटरेक्ट की होंगी। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के इंटरेक्शन से कम्युनिटी, कम्युनिटी के इकोसिस्टम, कम्युनिटी के इंटरेक्शन से बायोम। तुम समझ पा रहे हो स्टूडेंट्स? ठीक, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, फिर कम्युनिटी, फिर बायोम, इस तरह से सब क्या हो रहे हैं? इंटरेक्शन की वजह से बन पा रहा है। तो ये सब क्या है? हायरार्की है। ये पूरी क्या है स्टूडेंट्स? हायरार्की है। दिख रही है तुम्हें? तो देख रहे हो, इस लेवल से ऊपर यानी हायर लेवल पे चले जाओगे तो एक अलग प्रॉपर्टी इंटरेक्शन की निकल के आएगी। दैट इज द एमर्जेंट प्रॉपर्टी। एमर्जेंट का मतलब अनपेक्षित। एमर्जेंट की हिंदी जो होती है दैट इज अनपेक्षित विशेषता निकल के आती है। ठीक, सेल, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, कम्युनिटी, बायोम के लेवल तक चली जाती है प्रॉपर्टी। ठीक है नहीं? देयरफॉर, ठीक, तो इतना समझ में आया कि हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्सिटी एट ऑल लेवल। देयरफॉर वी कैन से दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है स्टूडेंट? ध्यान से देखना। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, खुद रेप्लिकेशन कर सकते हैं। इवॉल्व हो रहे हैं, लगातार इवोल्यूशन कर रहे हैं। एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरएक्टिव सिस्टम, सेल्फ रेगुलेशन इंटरएक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, यानी कॉन्शियसनेस पाई जा रही है उसके अंदर। तो सेल्फ रेगुलेट कर रहे हैं, इवोल्यूशन कर रहे हैं, यानी इवॉल्व कर रहे हैं और सेल्फ रेगुलेटिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है। ठीक है नहीं? ये इंपॉर्टेंट लाइन है स्टूडेंट्स, टिक जरूर कर लेना। फिर से टिक करा दे रहा हूं कि वी कैन से दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरएक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। आगे देखो, फिर बायोलॉजी की डेफिनेशन दे रखी जो मैंने पहले ही लिखा दी कि बायोलॉजी द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, बायोलॉजी द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ। ठीक, आगे देखना। अब ये कह रहे हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारी अर्थ के ऊपर पाए जा रहे हैं, वो चाहे आगे फ्यूचर में पाए जाएं और चाहे पास्ट में पाए जाते हों, चाहे पास्ट में पाए जाते हो चाहे आगे फ्यूचर में पाए जाएंगे, ये आपस में इंटरेक्शन, आपस में जुड़े हुए हैं। किस वजह से? एक कॉमन जेनेटिक मटेरियल की वजह से। तो हम एक दूसरे की वजह से क्यों जुड़े हुए हैं? क्योंकि कॉमन जेनेटिक मटेरियल पाया जा रहा है। हमारे पूर्वजों, जैसा कि हम लोग एप मानते हैं, ठीक है नहीं, मंकी से हम लोगों का वो हुआ है, मंकी के बाद बहुत सारे पड़े होंगे, जावा मैन, नेंडरथल मैन, ठीक है नहीं, तो नेंडरथल मैन से हम लोग बने होंगे और होमोसेपियंस इतने सालों से चलते आ रहे हैं। तो वो किस वजह से? क्योंकि हमारा जेनेटिक मटेरियल जो है हम उसको ट्रांसफर करते आ रहे हैं। जेनेटिक मटेरियल आगे की तरफ ट्रांसफर होता जा रहा है, इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है और ये इंफॉर्मेशन लगातार और अच्छी होती जा रही है, यानी हम इवॉल्व कर पा रहे हैं, हम इवोल्यूशन कर पा रहे हैं। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। कह रहा ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे प्रेजेंट चाहे इस टाइम जब भी हैं, पास्ट में पाए जाते थे या फ्यूचर में पाए जाते होंगे, एंड फ्यूचर आर लिंक्ड टू वन अनदर, एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं बाय द शेयरिंग ऑफ कॉमन जेनेटिक मटेरियल, बाय कॉमन जेनेटिक मटेरियल की शेयरिंग की वजह से, बट टू वेरिंग डिग्री, लेकिन इनमें वेरिएशंस पाए जाते हैं। कह रहा है कि कॉमन जेनेटिक मटेरियल पाया जा रहा है लेकिन बट टू वेरिंग डिग्रीज। आगे देखो, आगे इसी सेंटेंस को पूरा करके लिख लेना कि this statement represents evolution, phylogeny. This statement represents evolution, phylogeny and similarities.
दिस स्टेटमेंट रिप्रेजेंट इवोल्यूशन, फाइलोजेनी एंड सिमिलरिटी। तो ये स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर पा रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ये लिविंग की सारी प्रॉपर्टी की मैंने बात कर ली है, शुरू से देख लेता हूँ जितनी मैंने बात की। देखो ये 5वीं प्रॉपर्टी थी, 5वीं में 6वीं भी प्रॉपर्टी आ गई, और जब मैंने 3rd मेटाबॉलिज्म पढ़ाई थी तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात भी हो गई थी उसी के अंदर। तो देखो बेटा, ग्रोथ को बहुत डिटेल में एक चीज बताई, रिप्रोडक्शन को बहुत डिटेल में, कॉन्शियसनेस, मेटाबॉलिज्म बहुत डिटेल में बताया। इंट्रैक्शन और इमरजेंस प्रॉपर्टी, इंट्रैक्शन की वजह से हायर लेवल पे इसी प्रॉपर्टी को इमरजेंस कहा जाता था, तो ये इसकी बात हुई है। रेप्लिकेशन के बाद हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन में भी पढ़ेंगे कि इसके अंदर भी सेल्फ रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी पाई जा रही है, ठीक है ना। सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि मैंने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बोला था, मेटाबॉलिज्म के बारे में, तो कुछ बातें वहां आ गई। फिर आगे हम लोग और पढ़ेंगे एनाटॉमी के अंदर, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने कर ली हैं लिविंग की प्रॉपर्टीज के अंदर। एक अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन बनता तो एक इधर इस तरफ से क्वेश्चन बनने की चांस रहते हैं, एक क्वेश्चन आगे बनता है और एक इधर से बनता है, 2 क्वेश्चन पूछे जाने के चांस मिनिमम होते हैं इसमें, ठीक है स्टूडेंट।